नमस्कार। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कक्षा 12 इतिहास का पहला अध्याय ईंट, मनके और अस्थियां। तो जैसा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो ये जो पाठ है, ये अध्याय है, ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। ईंट, मनके और अस्थियां, ये अध्याय 1 है। कक्षा 12 ईंटें, मनके और अस्थियां। ये जो तीनों मैंने नाम लिखे हैं, ईंटें, मनके और अस्थियां, ये हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन जो पुरावस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर इस अध्याय का नाम रखा गया है। तो ये जो हमारा अध्याय कक्षा 12 में स्टार्ट होता है वो होता है एक हड़प्पाई मुहर से। एक हड़प्पाई मुहर मिली है, उससे एक शुरू होता है हमारा। हड़प्पाई मुहर से ये अध्याय अपना शुरू होता है। एक अध्याय के शुरू में एक हड़प्पा की मुहर का चित्र दिया हुआ है जो कि हड़प्पा कालीन पुरास्थल से मिली है। इस हड़प्पाई मुहर को शुरू में देने का जो तात्पर्य है वो ये है कि ये सबसे प्रमुख पुरावस्तु है। इस पुरावस्तु से ही इस नए जो प्राचीन स्थल है हड़प्पा, इसकी पहचान हुई थी कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता थी। क्योंकि पहले कई सारे लोगों ने छोटी मोटी काफ़ी सारी वस्तुएं यहाँ पे देखी, लेकिन उन्होंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि यहाँ पर प्राचीन काल में कोई बड़ी सभ्यता रही होगी। तो जो हड़प्पा सभ्यता से जो हड़प्पाई मुहर प्राप्त हुई है वो जब कनिंघम, जो कि हमारे भारत के प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उनके पास पहुंची, तब इसके बारे में थोड़ी बहुत अन्वेषण उन्होंने शुरू करवाया। ये सेलकड़ी की बनी हुई थी। सेलकड़ी एक विशेष प्रकार का पत्थर है, उसकी बनी हुई थी। और इस हड़प्पाई मुहर के बाद धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की गई थी। इसके पश्चात अगर हम बात करें, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसके वहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए उससे उसके स्थान और काल, इन सब का विभाजन किया गया, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। इसका जो काल निर्धारण किया गया था वो 2600 ईसा पूर्व से लगभग 1900 ईसा पूर्व तक किया गया था। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि ईसा पूर्व है वो ईसा के जन्म से पहले के समय के लिए लिया जाता है, और ईस्वी सन है वो ईसा के जन्म के बाद के समय के लिए लिया जाता है। ईसा पूर्व को आजकल बीसी भी लिख देते हैं और ईस्वी को एडी भी लिख देते हैं। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो ईसा पूर्व और ईस्वी, इन चीज़ों का हमें ध्यान में होना चाहिए। इसके पश्चात हम यहाँ पे बात करते हैं इसके स्थान और काल की। तो जो इसका स्थान और काल है, काल मैंने आपको बता दिया कि इसका जो समय निर्धारण किया गया है वो इसके जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके आधार पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक किया गया है। जो इसके स्थान है वो वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान, महाराष्ट्र के कुछ स्थान, जम्मू कश्मीर के कुछ स्थान, यहाँ से इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो स्थान में ये वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान के जो प्रमुख स्थल हैं वो सभी इसके पाकिस्तान में हैं, वर्तमान पाकिस्तान में हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की। संस्कृति शब्द है वो किसी भी पुरातात्विक जो काल है उसमें एक विशेष समय में और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो पुरातात्विक सामग्रियां पाई जाती है उनसे यहाँ पर उसका जो है वो लिया गया है, उसको हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। अब हम बात करते हैं इसके आरंभ की। तो ये आरंभ मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास, और इससे कुछ पहले के जो स्थान प्राप्त हुए हैं उन्हें पूर्व हड़प्पा, और जो 2600-1900 के बीच में हुए हैं वो हड़प्पाकालीन माने जाते हैं, और इसके पश्चात के भी कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं उन्हें परवर्ती हड़प्पाकालीन संस्कृति कहा गया है, क्योंकि इसका विकास धीरे धीरे हुआ है, एकदम से ना होकर धीरे धीरे ये विकसित हुई एक सभ्यता है।
अब हम इसके बात करते हैं निर्वाह के तरीक़ों की। इसके जो निर्वाह के तरीके, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनके निर्वाह के क्या तरीके थे, किस प्रकार से वो अपना भोजन वगैरह वो जुटाते थे, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे निर्वाह के तरीक़ों के, तो जो हड़प्पाकालीन लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन को ग्रहण करते थे, क्योंकि जो पूरा अवशेष मिले हैं उसमें कुछ फसलों के हमें अवशेष मिले हैं, उसमें गेहूँ, जौ, चना, सफ़ेद चना और दालें मिली है। मांसाहारी का अंदाज़ा इस प्रकार से लगाया जाता है कि वहाँ मछली की हड्डियाँ और कुछ अन्य पक्षियों की हड्डियाँ भी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। शाकाहारी में अगर हम बात करें इसमें, तो हमें यहाँ पर गेहूँ, जौ, विभिन्न प्रकार की दालें और सफ़ेद चना, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तिल, ये सब मिले हैं। और अगर हम मांसाहारी में अगर बात करते हैं तो इन लोगों ने कुछ पशुओं को पालतू बना लिया था। उनमें थी गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, ये सब इन्होंने पालतू बना रखे थे। कुत्ता, सूअर और कुछ जंगली जानवर भी है जिनके हमें हड्डियां वगैरह मिली है इनके जो निवास क्षेत्र थे उसके आसपास में। तो उनमें एक तो सबसे प्रमुख है हरिण और जंगली सूअर, जिसे वराह भी कहा गया है। हरिण, जंगली सूअर, और सबसे बड़ी बात है कि घड़ियाल की हड्डियों के अवशेष भी हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति से हमें घड़ियाल की हड्डियों के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब निर्वाह के तरीक़ों के अंदर हमने जैसा बात किया कि गेहूं, जौ, दालें, सफ़ेद चना, तिल आदि ये फसलें उगाते थे, तो अब यहाँ पे हम जो ये खेती करते थे उसके कुछ अवशेष मिले हैं, जिसे हम कृषि तकनीक या कृषि प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमें कुछ स्थानों से मिट्टी के हल, जैसे मैं एक नाम आपको बताऊंगा, बनावली हरियाणा में है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं जिसे चोलिस्तान क्षेत्र कहा जाता है, सिंध प्रांत का चोलिस्तान क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ स्थानों से मिट्टी के हल हमें प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का बैल प्राप्त हुआ है, इसलिए ये भी माना जाता है कि ये जो खेती करते थे ये हल और बैल से हल को जोतकर चलाया जाता था। इसके अलावा हम बात करें तो कई क्षेत्रों से हमें फसलों के ढेरों के अवशेष इस प्रकार से मिले हैं कि वो जैसे वहाँ कहीं उन्होंने उसको रखा था और वो समय के साथ नष्ट हो गई, तो उसके अवशेष मिले हैं। अगर हम बात करें कालीबंगा की, जो कि राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान के वर्तमान हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, यहाँ पर हमें जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की एक मैं विशेषता बताऊँ आपको, यहाँ के जो खेत हैं जुते हुए वो दो प्रकार से हैं, आपस में इस प्रकार से समकोण पर हलों के द्वारा जो खींची हुई रेखाएं हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो जो पुरातत्वविद हैं, विशेष प्रकार से जो पूरा वनस्पतिज्ञ वो लोग होते हैं जो फसलों के प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करते हैं, पूरा वनस्पतिज्ञ कहलाते हैं, पूरा वनस्पतिज्ञ। तो वो यहाँ पर मिश्रित कृषि, यहाँ एक साथ दो फसलें बोए जाने के अवशेष इसे मानते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मुख्य स्थान है शोरतुगई, जो कि वर्तमान में शोरतुगई है, वो अफ़गानिस्तान में है। वर्तमान अफ़गानिस्तान में शोरतुगई एक नामक स्थान है, वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवशेष मिले हैं वो है नहरों के अवशेष। पुरातत्वविद मानते हैं कि नहरें काफ़ी बड़े स्तर पर उस समय में बनाई गई थी लोगों द्वारा, लेकिन वर्तमान में वो गाद से भरी हुई हैं, इसलिए उनके खोज कम हो पा रही है, उनको पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन शोरतुगई अफ़गानिस्तान में नहरों के स्पष्ट अवशेष मिले हैं। और जो सिंचाई की जाती थी, यहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिंचाई अच्छे से की जाती थी, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में लगभग बारिश यहाँ कम होती थी, ऐसे स्थान पर बसी हुई ये सभ्यता है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। और सिंचाई के लिए केवल नहरों ही नहीं,
और बरसात ही नहीं, कई जगहों पर जलाशयों से भी पानी को फसलों को सींचा जाता था। तो ऐसे ही कुछ जलाशयों के अवशेष है वो विभिन्न स्थलों से मिले हैं। जलाशय उसमें सबसे बड़ा अगर हम माने तो धोलावीरा में हमें जो जलाशय का अवशेष मिला है वो महत्वपूर्ण है। धोलावीरा वर्तमान में गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में धोलावीरा एक बहुत वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है। वर्तमान में सबसे बड़ी जो नगरीय संस्कृति है वो धोलावीरा है। सब पहले मोहनजोदड़ो थी। जो पहला खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा है, सबसे जो प्रसिद्ध है, और पहले जो बड़ा था वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा खोजा गया क्षेत्र है वो धोलावीरा गुजरात है। वहाँ से हमें जलाशय प्राप्त हुआ है। तो ये सब कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। निर्वाह के तरीकों में हमने पढ़ा कि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। शाकाहारी में उन्होंने कुछ फसलों को जैसे कि गेहूँ, जौ, दालें, ये सब उन्होंने इसमें प्रयोग में ली। इसके अलावा हम मांसाहार में अगर बात करें तो वो कुछ पशुओं को पालतू बनाकर भी रखते थे और कुछ पशुओं का संभवतः वो शिकार करके उनको खाते थे। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, मछलियों की हड्डियाँ भी मिली है और कुछ पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है। तो इन सब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन्हें ये खाते होंगे, इसीलिए उनकी हड्डियाँ उनके जो निवास स्थल है उनके आसपास में मिली है, इसलिए मांसाहारी भी थे ये इसके साथ साथ। अब हम बात करते हैं सबसे प्रमुख क्षेत्र यहाँ का जो वर्तमान में खोजा गया क्षेत्र है, सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। मैंने आपको बताया वर्तमान में बड़ा धोलावीरा है, लेकिन मोहनजोदड़ो है वो जो शुरुआत के दो प्रमुख शहर खोजे गए थे, जिसमें पहला हड़प्पा था। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, दूसरा था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो है उसमें 2 टीलों की खोज की गई है। 2 टीलों की खोज, 2 टीलों पे ये बना हुआ था, 2 टीलों की खोज की गई है। टीले से तात्पर्य है धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने जो मलबा वगैरह जमता रहता है उससे जो क्षेत्र है वो थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता रहता है, वहाँ पर टीलों का निर्माण हो जाता है। उसके विभिन्न प्राकृतिक विन्यास स्तर होते हैं, उनको खोज के नीचे जो पुरावस्तुएं खोजी गई है तो उन 2 टीलों की खोज की गई है। एक पूर्वी टीला है और एक पश्चिमी टीला है। पूर्वी टीला है, इसे दुर्ग टीला भी कहा जाता है। पूर्वी टीले को दुर्ग टीला भी कहा जाता है और पश्चिमी टीला है ये नगर टीला है, नगर टीला है। इसकी विशेषता मैं बताऊं, जो पूर्वी किला है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, पूर्वी टीला थोड़ा ऊंचाई पर स्थित एक है, उसके चारों तरफ दीवार उसको संरक्षित किया गया है। इसी प्रकार पश्चिम जो टीला है वो थोड़ा सा नीचा है, इसमें सामान्य रोग रहता था ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। और दुर्ग के अंदर जो उस समय के पुरोहित, जिन्हें हम पुरोहित राजा संज्ञा दी है पुरातत्वविदों ने, पुरोहित राजा उनका निवास स्थल माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीला है उसकी हम यहाँ बात करेंगे तो उसमें हमें वहाँ से विभिन्न प्रकार की हमें संरचनाएं मिली है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, जो महत्वपूर्ण संरचना अगर बात करें तो वो है एक विशाल स्नानागार वहाँ पर प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार, स्नान घर भी कहते हैं या इसे स्नानागार भी कहते हैं। ये एक आयताकार जलाशय है, आयताकार जलाशय है। इसके उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व, उत्तरी और दक्षिणी दोनों दिशाओं में इसके सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसके 3 तरफ एक गलियारा बना हुआ है। गलियारे के अंदर उसमें कक्ष बने हुए हैं, 3 कक्ष बने हुए हैं। उन कक्षों में बड़ा एक कुआं है। इसके अलावा इससे थोड़ा सा हटकर एक तरफ इसके 8 स्नान घर भी अलग से बने हुए हैं, 8 स्नान घर अलग से बने हुए हैं। इस प्रकार ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर किसी समय कोई जो विशेष अनुष्ठान या आदि कुछ होता था उसके समय यहाँ कोई विशेष स्नान का आयोजित किया जाता था। 8 स्नान घर यहाँ इसके पास स्थित हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना इसकी माना जाए तो इसमें मिली है। इसके अलावा एक अन्नागार भी मिला है। अन्नागार, इसमें अन्नागार में क्या है कि ईंटों से बना हुआ जो इसका चबूतरा है, ईंटों से बनी हुई जो संरचना है, नीचे की आधार संरचना है वो अभी भी वहाँ पर स्थित है, अभी मिली है। लेकिन इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में वहाँ नहीं है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है इसकी छत वगैरह थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और वो समय के साथ समाप्त हो गई है, समय के साथ वो ख़त्म हो गई है। लेकिन जो वर्तमान में
अगर हम बात करें तो ईंटों से बनी हुई इसकी संरचना है वो वर्तमान में संरक्षित है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ पर हम नालों के निर्माण की अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो में, नालों के निर्माण से मैं पहले आपको एक बात बताऊं, जो पूर्वी टीला है उसका ऊंचा होने का ये भी कारण है कि ये एक चबूतरे पर बनी हुई संरचना है, चबूतरे पर बनी हुई संरचना है। और पुरातत्वविदों ने इसका अंदाज़ा लगाया है कि अगर एक मज़दूर एक दिन के अंदर एक घन मिट्टी अगर उस पर डालता है, एक घन मिट्टी डालता है, तो लगभग कुल 40 लाख श्रमिक दिवस में ये इतना बड़ा जो है चबूतरा वगैरह तैयार होकर दुर्ग टीला बना होगा। 40 लाख श्रमिक दिवस यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम देखा जाए तो इन्होंने मेहनत करके इसको बनाया होगा किसी समय में। ये इसकी विशेष महत्वपूर्ण जो है एक तरह से देखा जाए तो इसकी एक संरचना है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नालों का निर्माण। जो हमारी पुस्तक है 12वीं की, उसमें जो अगला टॉपिक दिया हुआ है वो है नालों के निर्माण से संबंधित। नालों का निर्माण, नालों के निर्माण में यहाँ पर जो यहाँ की विशेष अर्नेस्ट मेके, एक पुरातत्वविद हुए हैं अर्नेस्ट मेके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको आसान होगा। अर्नेस्ट मेके ने बताया है कि ये सबसे बड़ा उदाहरण विश्व में मिला है कि जो नालियों की यहाँ की संरचना है वैसा निर्माण उन्होंने कहीं भी नहीं देखा है। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो में जो नालियाँ मिली है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है और इस पद्धति को कहते हैं ग्रिड नुमा पद्धति। ग्रिड नुमा पद्धति पर बनी हुई नालियाँ हैं। ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ एक व्यवस्थित तरीके से किया गया था। सबसे पहले बड़ी नालियों का निर्माण किया गया था, उसके पश्चात उसमें छोटी नालियाँ आकर मिलती है जो कि प्रत्येक गली से, मोहनजोदड़ो की जो प्रत्येक गली है उसके साथ से निकलती है। और जो नालियों का निर्माण है उससे सटाकर सड़कें बनाई गई है, सड़कें नालियों से बिल्कुल सटाकर बनाई गई है और एक व्यवस्थित तरीके से इन नालियों को बनाया हुआ है। नालियों पर थोड़ी थोड़ी दूर के अंदर कुछ होदियाँ बनाई हुई है। ऐसे इस प्रकार की एक संरचना, गहराई वाली संरचना बनाई गई है जिससे ये पता लगता है कि ये लोग इनकी सफाई, इसके आसपास मलबे के ढेर भी यहाँ पर मिले हैं, इन नालियों के पास मलबे के ढेर मिले हैं। इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि नालियों से होकर जाने वाला जो पानी था उसमें जो गाद या कचरा वगैरह होता था वो इन गड्ढों में इकट्ठा हो जाता था। बाद में समय समय पर इनकी सफाई कर दी जाती थी। तो ये नालियों का जो निर्माण है, नालों का निर्माण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है यहाँ की। और इनका निर्माण था वो पक्की ईंटों से किया जाता था। पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ हैं, ये सभी पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मकान तो कच्ची ईंटों के बने हैं लेकिन वहाँ पर नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई मिली है। और लोथल है ऐसी जगह, लोथल में ऐसी जगह है जहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान है लेकिन जो नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों की बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के गृह स्थापत्य की, अगर हम इसके गृह स्थापत्य के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो गृह स्थापत्य जो है मोहनजोदड़ो का सामान्य जो नगर टीला है उसके सामान्य घरों की अगर हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गृह स्थापत्य के अंदर जो मकान इस प्रकार से बनाया जाता था कि बाहर से देखने पर अंदर आंगन नहीं दिखाई देता था। आंगन के और बाहर के जो रास्ता होता था, मुख्य दरवाज़ा होता था, उसके बीच में एक दीवार निकाल दी जाती थी और वो आंगन का उपयोग ऐसा माना जाता है कि शुष्क और ऐसा क्षेत्र था, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती थी तो आंगन में बैठकर सामान्य कार्य घर के लोग किया करते थे। आंगन में वो एक साथ बैठकर अपने सूत काटने या अन्य कोई भी है जो स्थानीय घरेलू कार्य होते हैं वो किया करते थे। इसके अलावा जो बात करें हम तो कुछ घर हैं उनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली है। और सबसे बड़ी विशेषता है गृह स्थापत्य कि यहाँ पर नीचे के जो मकान बने हुए हैं उनमें कोई भी खिड़की नहीं थी, नीचे के मकानों में खिड़की नहीं थी। इसलिए ऐसा लगाया जाता है कि ये अपनी निजता पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते थे। बाहर से अगर कोई आता था तो वो अंदर घर के नहीं झांक सकता था। और कुओं का निर्माण किया जाता था, प्रत्येक घर के अंदर लगभग कुओं का निर्माण मिला है। कुओं का निर्माण बड़े स्तर पर मिला है, लगभग 700 कुएँ यहाँ पर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में 700 कुएँ मिले हैं
कुआं इस प्रकार से बनाया जाता था कि गली से सटा हुआ एक कमरा होता था जिसका दरवाज़ा भी बाहर की ओर खुलता था, उसमें कुएं का निर्माण किया जाता था। इसका आशय निकाला है जो पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं कि राहगीरों को पानी आसानी से मिल जाए, इसलिए कुओं का निर्माण इस प्रकार से किया जाता था कि उसे बाहरी कक्ष में लगाया जाता था। अब अगर हम बात करें, जो हमने दुर्ग के बारे में यहाँ पर बात कर ली थी, दुर्ग के अंदर जो संरचनाएं मिली थी उसकी हमने बात कर ली थी। इसके अंदर दुर्ग में हम एक संरचना और रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं, एक महाविद्यालय भवन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, महाविद्यालय भवन भी मिला है। महाविद्यालय भवन भी हमें दुर्ग के अंदर एक संरचना है वो मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, जो हमारी पुस्तक का अगला टॉपिक है, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन ये किस प्रकार से किया जाता था? सामाजिक भिन्नताओं का जो अवलोकन था वो पुरातत्वविदों ने किस प्रकार से किया है? सामाजिक भिन्नताओं से तात्पर्य यहाँ पर जो समाज में अलग अलग लोग रहते थे उनके अंदर क्या विभिन्नताएं थी, अलग अलग क्षेत्रों में जो हमें हड़प्पा कालीन संस्कृति है उसमें जो अलग अलग क्षेत्र मिले हैं उसमें किस प्रकार की सामाजिक भिन्नता थी, इसका जो है अध्ययन वो सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन में किया जाता है। तो इसमें जो पहला टॉपिक या पहला पॉइंट है वो है शवाधान। शवाधान की जो विभिन्न प्रकृति थी, विभिन्न तरीके थे, उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे हम पहले 11वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि मिस्र के पिरामिड में शवाधान होता था, उसमें अलग तरीके से होते थे, उसके साथ उसके मुख्य जो प्रिय वस्तुएं होती थी वो भी रख दी जाती थी। उनका ऐसा विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो आत्मा है वो वापस इसमें आएगी और ये जीवित हो उठेगी, इसलिए उसे मम्मी बनाकर वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन हड़प्पा के लोग भी कुछ उससे मिलती जुलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका जो शवाधान था वो गर्त बनाकर उसके अंदर उसको दफना दिया जाता था और कुछ मामलों में उसके साथ उसकी वस्तुओं को भी दफना दिया जाता था। ऐसे कुछ अवशेष हमें हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्थानों से मिले हैं। कई जगह कुछ महंगी वस्तुएं, कुछ कीमती वस्तुएं भी उसके साथ दफना दी जाती थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये अंदाज़ा लगाया है जो पुरातत्वविदों हैं उन्होंने कि ये कुछ महंगी वस्तुओं के साथ जो दफनाए गए हमें अवशेष मिले हैं वो कुछ मतलब जो सामाजिक भिन्नता के उच्च वर्ग के लोग हैं उनके शवाधान है, और जो सामान्य शवाधान मिले हैं जहाँ पर कोई वस्तु नहीं मिली है वो निम्न वर्ग के कुछ लोगों के शवाधान है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है विलासिता की वस्तुओं की खोज की जाती है। विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब विलासिता की वस्तुएं हम किन्हें मानते हैं? विलासिता की वस्तुओं से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो थोड़ा सा कुछ अलग हो, दिखने में कुछ अन्य सामान्य वस्तुओं से अलग हो। तो ऐसी ही एक वस्तु यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें हमें मिली है फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स एक मिट्टी को, बालू रेत को घिसकर उसके अंदर कुछ रंग वगैरह मिलाकर और एक चिपचिपा पदार्थ मिलाकर उससे तैयार किए हुए कुछ हम कह सकते हैं बर्तन भी थे इसके बने हुए, इसकी बनी हुई तकलियाँ भी थी। इसके जो सूक्ष्म बर्तन थे, इसके बर्तन थे वो सूक्ष्म आकार के थे। ये बहुत सी जगह पर मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ विशेष प्रकार के रत्न या जैसे धातु जिसमें सोना, जिसे आज भी बहुमूल्य माना जाता था, उसे हड़प्पा कालीन संस्कृति में भी सोने को बहुमूल्य माना जाता था। इन वस्तुओं की खोज की जाती है। विलासिता की वस्तुएं जहाँ से प्राप्त होती है तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर सामाजिक भिन्नता। तो ये जो बड़ी बस्तियाँ हैं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये फ्रेंस के बर्तन, धातु वगैरह यहाँ ज़्यादा मात्रा में मिला है। छोटी बस्तियों में ऐसा कुछ कम मिला है। तो ये एक तरीका है इसको पता लगाने का। जो धातु है, सोना है, स्वर्ण आभूषण के रूप में मिला है, स्वर्ण आभूषण के रूप में मिला है। ये भी संचित क्षेत्रों से मिला है। संचित क्षेत्र से, अपनी पुस्तक में आप देख सकते हो, संचित क्षेत्र से मिला है। संचित क्षेत्र यानी संचय का मतलब ऐसा है कि इसे संभाल कर रखा गया होगा, किसी बर्तन वगैरह में रख के इसे संभाल के रखा गया होगा, या तो वो
रखकर उसको भूल गए हैं, दोबारा उसको नहीं खोजा गया, या हो सकता है कि जब संस्कृति नष्ट हुई तो उसके साथ वो दबा हुआ ही रह गया। तो ये कुछ जगहों पर हमें मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण स्थान, या शिल्प उत्पादन के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। शिल्प उत्पादन की जानकारी। शिल्प उत्पादन के जो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे भी हमें साक्ष्य मिले हैं कि कई स्थानों पर शिल्प उत्पादन का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता था। वहाँ पर अगर हम बात करें तो लघु उद्योग की संज्ञा उसे दी जाती है। शिल्प उत्पादन की जानकारी कुछ स्थानों से हमें अवशेष मिले हैं कि वहाँ से कुछ उत्पादन होता था। तो इसमें सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो है चहुंदड़ों का। चहुंदड़ों जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, हमारे सिंध क्षेत्र में पाकिस्तान में चहुंदड़ों है, वहाँ से हमें शिल्प उत्पादन की जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें कुछ मनके, सौंदर्य प्रसाधन, इनकी अवशेष हमें मिलते हैं। मनके थे वो अलग अलग चीज़ों के बनाए जाते थे। इसमें सबसे प्रमुख था कार्नेलियन। कार्नेलियन एक इसका पत्थर था, इसका जो मनके थे वो बनाए जाते थे। इसके अलावा जैस्पर के, सैलखड़ी के, कुछ धातुओं का उपयोग भी इसमें होता था, जिसमें तांबा है, कांसा है और प्रमुख धातु सोना, इनका उपयोग भी इसमें किया जाता था। कुछ शंखों को काटकर भी कुछ मनके वगैरह बनाए जाते थे। शंख हो गए, शंख के अलावा एक सैलखड़ी पत्थर भी हो गया। मिट्टी के भी बनाए जाते थे। पक्की मिट्टी के भी मनके बनाए जाते थे। इनके अंदर इनको पॉलिश वगैरह करके छेद बनाकर इनकी छोटी छोटी मालाएं या कुछ रूप दे दिया जाता था। तो ये शिल्प उत्पादन में चहुंदड़ों थी एक, ये छोटी बस्ती थी, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। अब हम बात करें ये इस बस्ती के बारे में बात करें तो ये लगभग 7 हेक्टेयर में बसी हुई एक छोटी सी बस्ती थी। हमने जो मोहनजोदड़ो इससे पहले पढ़ी है वो एक बहुत बड़ी बस्ती थी जो कि लगभग 125 हेक्टेयर में बसी हुई थी, 125 हेक्टेयर में। और जो चहुंदड़ो है वो केवल 7 हेक्टेयर में एक छोटी बस्ती थी। यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि शिल्प उत्पादन होता था। यहाँ पर कार्नेलियन, जैस्पर, सैलखड़ी आदि ये छोटे मोटे जो पत्थर हैं, क्वार्ट्ज है, जैस्पर हो गया, सैलखड़ी, इनसे यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोना, शंख, पकी हुई मिट्टी, इन सभी से भी मनके बनाए जाते थे। दो स्थान हमारे, एक तो गुजरात का है और एक पाकिस्तान का है, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट दो स्थान हैं, नागेश्वर और बालाकोट। ये दोनों वर्तमान में जो नागेश्वर है वो गुजरात में है और बालाकोट है वो पाकिस्तान में स्थित है। ये समुंदर के किनारे थे। यहाँ से शंखों के जो थे औजार, उपकरण और ये मनके वगैरह ये बनाए जाते थे। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है नागेश्वर और बालाकोट से, यहाँ से शंखों के चूड़ियाँ, करछियाँ ये भी प्राप्त हुई है। यहाँ से ये दूसरे जो स्थल थे वहाँ पर भेजा जाता था इनको, चहुंदड़ों से, नागेश्वर से, बालाकोट से, यहाँ से लोथल में भी मनके बनाने के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सब चीज़ें बनकर यहाँ से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक पहुँचती थी। तो ये बात हो गई शिल्प उत्पादन की जानकारी। यहाँ पर एक अगला छोटा सा टॉपिक हमें दिया हुआ है कि इनका पता कैसे लगाया जाता था। शिल्प उत्पादन की जानकारी तो हमने ले ली है, लेकिन जो उत्पादन केंद्र थे उनका पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए जो पुरातत्वविद हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं। कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? जो उत्पादन के स्थान थे उनके आसपास इनका जो मलबा है या इनका जो कचरा है
वो एक ढेर के रूप में मिला है। तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि मनके बनाने के लिए इन पत्थरों को जब काट छांट किया जाता था तो जो टुकड़े होते थे, अवशेष होते थे, वो मलबे के रूप में, कचरे के रूप में फेंक दिए जाते थे और उनका एक विशेष जगह वो इकट्ठे होते रहते थे। और बाद में जब ये सब कुछ हम आज जो पुरातत्वविद खोज रहे हैं, तब उत्पादन केंद्रों का पता इन सब से लगाया जाता है। ये उत्पादन केंद्रों की पहचान इस प्रकार से की जाती है। अब अगला टॉपिक था हमारा माल प्राप्त करने संबंधी जो नीतियाँ थी वो क्या थी। माल प्राप्त करने संबंधी क्या नीतियाँ थी। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमें जो पुरातत्व स्थान मिले हैं, वहाँ से हमें बैल के अवशेष मिले हैं। एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें बैलगाड़ी थी और उसको बैलों से, 2 बैलों से जोता हुआ था। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमें कुछ मोहरें मिली हैं जिन पे नाव का चित्र भी है, नाव का चित्र भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो माल या जो भी उत्पादन की वस्तुएं थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलगाड़ियों द्वारा, या जहाँ पर जलाशय या जहाँ पर पानी का साधन मौजूद था वहाँ पर ये सब कुछ नावों द्वारा इसका परिवहन किया जाता था। तो माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों में एक तो ये हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में जो क्षेत्र थे, प्रमुख क्षेत्र थे, उनके अंदर अगर हम बात करें तो धातु की, सबसे पहले हम बात करें तो धातु की। धातु से तात्पर्य यहाँ मैं बताऊँ आपको तांबे से लिया गया है, मुख्यतः तांबे से लिया गया है। तो तांबा राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में मिलता है। तो ये लोग जो तांबा प्राप्त करते थे वो राजस्थान से प्राप्त करते थे। और जो इसमें धातु में अगर हम दूसरी बात करें तो सोना है, वो वर्तमान दक्षिणी भारत के अंदर इसकी खानें हैं। तो ये दक्षिणी भारत से सोना भी प्राप्त करते थे। सॉरी। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों की, जिनमें सबसे हमने ज़्यादा पढ़ा कि सेलखड़ी की मोहरें प्राप्त होती है। तो सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से हमें प्राप्त होती है। उत्तरी गुजरात से ये सेलखड़ी नामक पत्थर मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्र हमारे अफ़गानिस्तान का एक क्षेत्र है जहाँ पर हमें लाजवर्द मणि या नीला पत्थर जिसे कहा जाता है वो प्राप्त होता है। लोथल का कार्निलियन जो लोथल है, वो लोथल गुजरात में है, वर्तमान में लोथल है गुजरात में है। वहाँ से हमें कार्निलियन के जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं और जो लोग ये उसका आयात करते थे वो लोथल से करते थे। इसी प्रकार लाजवर्द मणि जो कि एक नीला पत्थर है, लाजवर्द एक प्रमुख पत्थर है, नीले रंग का है। ये शोरतुघई, जहाँ से नहरों के अवशेष भी हमने पढ़ा, शोरतुघई अफ़गानिस्तान में है, वहाँ से ये आयात करते हैं। अब हम अगला टॉपिक हमारा जो है वो है सुदूर क्षेत्र से। सुदूर क्षेत्र से अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की 6.2 जो कि आपकी पुस्तक में है, सुदूर क्षेत्र से व्यापार की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक मिला है वो लिखा हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता जहाँ की लिपि को पढ़ लिया गया है। उन्होंने एक मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया है। क्या है? मेहलुआ शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इस मेहलुआ शब्द की जो तात्पर्य लगाया जाता है वो वर्तमान की हड़प्पा सभ्यता से लगाया जाता है। इन लोगों ने लिखा है कि मेहलुआ से हम कार्निलियन, जैस्पर, सोना और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम मंगवाते हैं। सोना, तांबा, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम मंगवाते हैं। तो जो दूसरा अवशेष मिला है मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में एक हड़प्पाई बर्तन भी मिला है। एक बर्तन मिला है जो कि हड़प्पा सभ्यता का है। दूसरा एक पता लगाया जाता है कि जो
ये हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे के अवशेष मिले हैं उसमें कुछ तांबा है, उसमें कुछ ऐसे निकल के अवशेष भी मिले हैं जो कि मेसोपोटामिया में जो तांबा है वहाँ के क्षेत्र से आयात किया गया होगा। इसी प्रकार मेसोपोटामिया में एक बर्तन मिला है जो कि हड़प्पा के क्षेत्र का है, उसके ऊपर काली मिट्टी का लेप कर दिया गया है। काली मिट्टी का एक लेप कर दिया गया है विशेष प्रकार का, जिससे उस बर्तन में ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई तरल वस्तु वहाँ पर भेजी गई होगी। तो जो पुरातत्वविद है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से वो तरल वस्तु यहाँ से भेजी जाती थी और उसके बदले में वहाँ से तांबा आयात किया जाता था, क्योंकि यहाँ के तांबे में निकल के अवशेष मिले हैं जो कि मेसोपोटामिया से को जो तांबा है, मेसोपोटामिया का जो तांबा है उसमें निकल के अवशेष है। एक मेसोपोटामिया के जो है उसमें एक हाजा पक्षी का भी विवरण किया गया है। जो हाजा पक्षी है वो वर्तमान मोर पक्षी से उसकी तुलना की जाती है। ये भी उन्होंने मेलुहा जो सभ्यता है उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, उसके अंदर हम इसकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओमान जो कोई मेसोपोटामिया के क्षेत्र के आसपास थे वहाँ से भी आयात निर्यात होता था। अब अगला टॉपिक हमारा है मोहरें, लिपि और बाट। जो अगला 7वां टॉपिक है अपनी पुस्तक का उसमें है मोहरें, लिपि और बाट। मोहरें हम जैसे कि हमने ये जो अध्याय शुरू किया था वो एक हड़प्पाई मोहर से किया था। मोहरें उस प्रकार उस समय एक विशिष्ट वस्तु थी उस समय की। मोहरों का जो पुरातत्वविद हैं वो बताते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई सामान जब भेजा जाता था तो जो थैला वगैरह होता था उसको बंद करके उसके अंदर गीली मिट्टी से उस मोहर को लगा दिया जाता था। अगर वो सामान अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक अगर वो मोहर सुरक्षित है, उसमें कोई अखंड है, वो उसमें अक्षुण है, तो इसका अंदाज़ा ये है कि वो सामान बिल्कुल सुरक्षित रूप से वहाँ पहुँच गया है, उसको खोला नहीं गया है। इसलिए मोहरों का प्रयोग उस समय किया जाता था। अब अगर हम बात करें लिपि की, तो जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की वो भाव चित्रात्मक लिपि उसको कहा जाता है। भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। कुछ पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं कि इसके अंदर वर्ण वगैरह है, कुछ मानते हैं कि नहीं ये संकेतों पर आधारित है। क्योंकि इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है इसलिए अभी कुछ भी कहना इसके लिए सही नहीं होगा। ये लिपि है, इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा लेख है भाव चित्रात्मक लिपि का, वो लगभग 26 चित्र उसमें हैं और अब तक इसके कुल मिलाकर लगभग 400 के आसपास चित्र हैं वो खोजे गए हैं। ये लिपि थी, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ऐसा पता लगाया गया है। लेकिन आज तक इस लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए हुए हैं जो 400 के लगभग अभी तक खोजे जा चुके हैं। सबसे बड़ा जो लेख है वो 26 जो उसमें चित्र कह सकते हैं या 26 उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाट की। तो बाट के अंदर जो था, ये बाट थे, ये चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे और ये 1 2 ऐसे करके 4 8 16 32 इस प्रकार ये 1200 तक लगभग ये बनाए गए हैं। छोटे एक घनाकार पत्थर है, लगभग घनाकार पत्थर है, चर्ट नामक पत्थर है, उस पर कुछ भी अंकित नहीं है, उसको घनाकार आकृति में काटकर बनाया गया है। चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए बाट हमें प्राप्त हुए हैं, इनके ऊपर कुछ भी अंकित नहीं है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये तोल के रूप में इनको काम में लिया जाता था। ये लगभग सभी जगह जितने भी हड़प्पाकालीन विभिन्न स्थान हमें प्राप्त हुए हैं वहाँ पर सभी जगह कम संख्या में या बहुत ज़्यादा संख्या में ये प्राप्त हुए हैं। और एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता का सूरकोटड़ा, वहाँ पर लोहे का तराजू का पलड़ा भी मिला है, तराजू का एक पलड़ा प्राप्त हुआ है। तो इसका तात्पर्य लगाया जाता है कि ये जो पत्थर था, चर्ट नामक पत्थर के बनाए हुए बाट थे, वो प्रयोग में लिए जाते थे। अब हमारे जो पुस्तक का अगला टॉपिक है उसमें है प्राचीन सत्ता के बारे में। प्राचीन
सत्ता के बारे में। प्राचीन सत्ता के बारे में जो पुरातत्वविद हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि पुरोहित राजा था, क्योंकि उन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता में ऐसी खोजें की है। तो प्राचीन सत्ता का जो दुर्ग टीला है, दुर्ग टीला और नगर टीला, इसके आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि दुर्ग टीले में कोई पुरोहित राजा के लिए ये बना हुआ टीला था और इसमें कोई पुरोहित राजा रहता था। लेकिन इसके कोई स्पष्ट अभी तक इसके ज्ञात ऐसे कोई हमें लक्षण या अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं जिससे हमें इस चीज़ का पता लगे। लेकिन फिर भी ये हम कह सकते हैं कि प्राचीन सत्ता थी या जो कोई शासक वर्ग था इस समय मौजूद था, या क्योंकि जो बहुत बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र है, उसमें पूरे में एक रूपता पाई गई है। ईंटों का आकार चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन उसमें 1:2:4 का अनुपात है। सभी जगह ईंटों में 1:2:4 का अनुपात है। बाट भी जो हम बात कर रहे थे अभी, पत्थर के बाट मिले हैं, वो भी बहुत सी स्थानों पर एक रूपता से मिले हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे किले का निर्माण है वो किया गया है। दो नगर टीला और दुर्ग टीला लगभग सभी स्थानों पर ये इस प्रकार से मिला है। तो जो एक रूपता है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई न कोई शासक वर्ग अवश्य रहा होगा। और जो दुर्ग का अलग से दुर्ग टीले का निर्माण है वो भी एक प्राचीन सत्ता की ओर इशारा करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें हमें जो दिया हुआ है प्रासाद वगैरह, 8.1 का जो टॉपिक है आपकी पुस्तक का, आप देख सकते हो, उसको पढ़ के उसमें प्रासाद तथा शासक लिखा हुआ है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन अभी तक कोई इसके स्पष्ट अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन एक अलग से टीला होना, उसमें कुछ भव्य संरचनाएं मिलनी, इसका जो इशारा है वो एक शासक की तरफ जाता है। लेकिन जो पुरातत्वविद है वो मेसोपोटामिया से तुलना करके उसे पुरोहित राजा की संज्ञा देते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे जो पुस्तक में है वो है सभ्यता के अंत की। सभ्यता के अंत की हम बात करते हैं। सभ्यता के अंत के बारे में भी विभिन्न प्रकार के जो, पहले उसमें शासक में एक बात रह गई आपसे करनी, प्रसाद तथा शासक में हम एक बात करते हैं। इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ इसमें हम भारतीय पुरातत्वविद ये भी कहते हैं कि इनका एक ही शासक था, एक ही शासक था। और कुछ कहते हैं कि नहीं, इनका अलग अलग शहरों में अलग अलग शासक था, शासक अलग अलग था, शासक अलग अलग था। इसमें हमें जो ज़्यादा इसमें हमें जो इशारा मिलता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक रूपता मिलती है, तो शासक अलग अलग होते तो ऐसा संभव नहीं था। तो प्राचीन जो अवशेष हैं अभी ऐसा कोई प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा सकता है कि सारा कुछ जो नियंत्रण था, कोई न कोई एक जो सत्ता का जो एक केंद्र कोई न कोई अवश्य रहा होगा, इसीलिए इसमें इतनी एक रूपता पाई गई है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है सभ्यता का अंत की। सभ्यता के अंत के बारे में विभिन्न जो पुरातत्वविद हैं उनके मत भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ पर सामूहिक नरसंहार के हमें अवशेष मिले हैं, क्योंकि जो एक डेड लेन गली जिसको कहा गया है, आप अपनी पुस्तक में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें एक डेड लेन गली मिली है। उसमें कुछ जो हमें शव मिले हैं वो इस प्रकार से मिले गए हैं कि जैसे उन पे कोई हमला हुआ हो और वो वहाँ से भागना चाहते थे लेकिन नहीं भाग पाए और उनका वहीं उनकी मृत्यु हो गई है। और कुछ पुरातत्वविद इस बात से सहमत नहीं है, वो कहते हैं कि ये एक बिल्कुल गलत तरीके से किया हुआ शवाधान है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सामूहिक नरसंहार होता तो वहाँ पर कुछ हथियार, बद सैनिक वगैरह या कुछ हथियारों का मलबा कुछ ना कुछ अवश्य मिलता। इसी प्रकार से कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सभ्यता का अंत था वो धीरे धीरे ना होकर एकदम हुआ है, क्योंकि कुछ जो शव मिले हैं उनके जो आभूषण थे वो उनके पहने हुए ही थे, तो इससे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। कुछ पुरातत्वविद इसमें ये कहते हैं कि सभ्यता का अंत एकदम से ना होकर धीरे धीरे हुआ है। लोगों ने यहाँ से अत्यधिक भीषण गर्मी और सूखे की वजह से यहाँ से पलायन कर लिया था। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार वो कहते हैं कि इन्हें बाढ़
के कारण इनको यह सब कुछ छोड़ना पड़ा। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। भूकंप के लक्षण भी कुछ जगहों से प्राप्त होते हैं और कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि अग्निकांड या एक अग्निकांड हुआ था, उसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। तो वहीं कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि एक महामारी की वजह से भी इस सभ्यता का अंत होने के कई जगह पे अवशेष मिले हैं, क्योंकि एक मलेरिया का अवशेष मोहनजोदड़ो से एक शव में मिला है पुरातत्वविदों के अनुसार। तो आज हमने जो हम कक्षा 12 का टॉपिक कर रहे थे, ईंट, मनके और अस्थियाँ, इसके अंदर हमने अपनी पाठ्य पुस्तक को शुरू से लेकर 9th पॉइंट तक जो सभ्यता का अंत है वहाँ तक पढ़ा। अगले वीडियो में इसके बाकी के 2 जो टॉपिक रह गए वो, उसके अलावा थोड़े बहुत प्रश्नों के बारे में अपने वार्तालाप करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ आप इतिहास और अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आने वाले PDF वगैरह के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।